एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े लिखे, बिना ज्यादा पैसों के, बिना किसी बड़े टाइटल के हर जगह जीत जाते हैं। ऑफिस में वो प्रमोशन पा लेते हैं जो तुम डिजर्व करते थे, रिलेशनशिप में वो भरोसा जीत लेते हैं जो तुम कभी नहीं जीत पाए, और दुनिया में वो रिस्पेक्ट पाते हैं जिसके लिए तुम सालों से मेहनत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला पता है जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, जो किताबों में ओपनली नहीं लिखा जाता, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। वो फॉर्मूला है निकोलो मैकियावेली का, फ्लोरेंस का वो फिलोसोफर जिसने 500 साल पहले लिख दिया था, इंसान वो नहीं देखता जो है, इंसान वो देखता है जो उसे दिखाया जाता है। इस सीरीज में मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैकियावेली ने राजाओं को सिखाया था, लेकिन आज की जिंदगी की भाषा में। तैयार हो? लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। 1503 इटली, फ्लोरेंस और पेपल स्टेट्स के बीच तनाव चरम पर था। एक डिप्लोमैट था, शांत चेहरा, नपे तुले शब्द, हमेशा सही वक्त पर सही बात। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली, और वो जानता था कि लड़ाई तलवार से नहीं, नजरिए से जी जाती है। उसने एक बात ऑब्जर्व की जो उस वक्त कोई ओपनली नहीं कहता था। लोग सच्चाई से नहीं जीते, वो उस इमेज से जीते हैं जो उनके दिमाग में बनी होती है। और यही है परसेप्शन का असली खेल। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन का मतलब है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम क्या हो ये मैटर नहीं करता, तुम क्या दिखते हो यही मैटर करता है। ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये सच है, और मैकियावेली ने इसे बिना लाग लपेट के कहा था। तुमने कभी नोटिस किया होगा, ऑफिस में दो लोग हैं, एक ज्यादा काम करता है लेकिन बॉस उसे सीरियस नहीं लेता, दूसरा कम काम करता है लेकिन जब भी बोलता है कॉन्फिडेंस से बोलता है, ठीक वक्त पर बोलता है, और वही प्रमोट होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे ने अपनी परसेप्शन मैनेज की, पहले ने नहीं की। बात करते हैं जूलियस सीजर की। 44 BC, रोम। सीजर फिजिकली कमजोर था, एपिलेप्सी था उसे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो बहुत लंबा भी नहीं था, लेकिन जब वो फोरम में चलता था सब लोग रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि सीजर ने अपनी हर कमजोरी को इमेज से ढक दिया था। वो हमेशा लॉरल रीत पहनता था अपने गंजेपन को छुपाने के लिए, लेकिन उसने उस रीत को जीत का प्रतीक बना दिया। लोगों ने उसे ऐसे ही देखा। वो पब्लिक स्पीचेस में ऐसे बोलता था जैसे वो आम लोगों में से एक है, मैं तुम्हारा हूँ, यही मैसेज था। लेकिन भीतर से वो रोम का सबसे कैलकुलेटेड रूलर था। मैकियावेली ने सीजर को स्टडी करके लिखा, एक शासक को शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों एक साथ रखनी पड़ती हैं। सीजर ने लोगों को शेर दिखाया जब वो बैटलफील्ड में था, लोगों को दोस्त दिखाया जब वो फोरम में था, और यही उसकी परसेप्शन मैनेजमेंट थी। अब जरा 1984 में आते हैं। एप्पल एक छोटी सी कंपनी है, IBM जैसे जायंट्स है मार्केट में, और स्टीव जॉब्स एक स्टेज पर आता है। उसने कहा एक लाइन, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन, सिर्फ एक लाइन। लेकिन उसने जो स्टेज सेट किया था, लाइटिंग, उसके कपड़े, उसकी आवाज का पॉज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मिलकर एक ऐसी परसेप्शन बना रहे थे कि लोग उस स्टेज पर बैठे बैठे फील करने लगे ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। जॉब्स के साथ काम करने वाले इंजीनियर्स ने इसे नाम दिया था रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। यानी जॉब्स की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल मानने लगते थे। ये कोई जादू नहीं था, ये था डिलिबरेट परसेप्शन मैनेजमेंट। मैकियावेली का वही फॉर्मूला, लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले का वो दौर। इंदिरा गांधी की इमेज तब तक एक गूंगी गुड़िया के रूप में थी, ये उनके विरोधियों ने बनाई थी। लेकिन इंदिरा ने एक काम किया जो मैकियावेलियन था, उन्होंने उस इमेज को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने खुद को गरीबों की मां के रूप में प्रेजेंट किया। गरीबी हटाओ, 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों ने करोड़ों लोगों के दिल में एक इमेज बना दी, एक ऐसी लीडर जो उनके लिए लड़ रही है। 1971 की जीत के बाद रिचर्ड निक्सन ने उन्हें ओल्ड विंच कहा, लेकिन भारत में वो आयरन लेडी बन गई, क्योंकि उन्होंने अपनी परसेप्शन खुद कंट्रोल की, दूसरों को नहीं करने दी। यही मैकियावेली का पहला फॉर्मूला है, अपनी इमेज कोई और मत बनाने दो। अब ये थियरी नहीं, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी है। तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग ऑफिस में पहले आते हैं, चाहे काम कम करें, उन्हें डेडिकेटेड माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक परसेप्शन बना ली है। जो लोग मीटिंग में कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं, चाहे उनका पॉइंट एवरेज हो, उन्हें लीडर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने परसेप्शन मैनेज की। जो लोग अपनी फेलियर्स को पब्लिकली शेयर करते हैं, मैंने ये गलती की और ये सीखा, उन्हें ऑथेंटिक लीडर माना जाता है। ये भी परसेप्शन है, बट अ पावरफुल वन। मैकियावेली ने कहा था, हर इंसान ये देख सकता है कि तुम क्या दिखते हो, बहुत कम लोग ये समझ सकते हैं कि तुम असल में क्या हो। तो सवाल ये नहीं कि तुम क्या हो, सवाल ये है तुम क्या दिखते हो। 3 मैकियावेलियन टूल्स। परसेप्शन बनाने के पहला टूल, कंट्रोल्ड साइलेंस। जो हर बात पर बोलता है उसकी वैल्यू घटती है, जो सोचकर सही वक्त पर बोलता है उसकी एक ही बात याद रहती है। मैकियावेली ने लिखा था, जो कम बोलता है वो ज्यादा सोचता दिखता है। दूसरा टूल, स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी। हर जगह मत दिखो, सही जगह पर सही समय पर दिखो। जूलियस सीजर हर पार्टी में नहीं जाता था, लेकिन जब वो आता था तो उसकी एंट्री याद रहती थी। ये था स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी। तीसरा टूल, रिफ्लेक्ट देयर डिजायर्स। मैकियावेली का सबसे पावरफुल टूल था, लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। अगर किसी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए तो वो इमेज दो।
जो ज्यादा बोलता है वो हारता है। 1513 इटली, फ्लोरेंस का एक अंधेरा कमरा, निकोलो माकियावेली, जिसे अभी अभी गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया था, जिसे टॉर्चर किया गया था, जिसे शहर से बाहर भेज दिया गया था, वो चुपचाप बैठकर लिख रहा था। उसके दुश्मन सोच रहे थे वो टूट गया, वो बर्बाद हो गया, लेकिन माकियावेली खामोश था और उस खामोशी में वो लिख रहा था वो किताब जिसे आज 500 साल बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग पढ़ते हैं। उस किताब का नाम था इल प्रिंसिपे, द प्रिंस, और उसमें लिखा था एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच है। जो इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है वो अपनी ताकत खुद अपने दुश्मनों को सौंप देता है। आज हम इसी सबक को समझेंगे, खामोशी और इंफॉर्मेशन कंट्रोल का मैकियावेलियन फॉर्मूला। पहले ये समझो, इंफॉर्मेशन वो करेंसी है जिससे दुनिया चलती है। जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ज्यादा पावरफुल है, और जो ज्यादा बोलता है वो अपनी इंफॉर्मेशन मुफ्त में बांट देता है। सोचो, तुमने किसी को बता दिया कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, किसी को बता दिया कि तुम्हारा कमजोर पॉइंट क्या है, किसी को बता दिया कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। अब वो इंसान, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। माकियावेली ने इसे एक लाइन में कहा था, अपने प्लान्स को उस वक्त तक राज रखो जब तक उन्हें एग्जीक्यूट करने का वक्त ना आ जाए। यही है इंफॉर्मेशन कंट्रोल का पहला नियम, कम बताओ, ज्यादा जानो। 44 BC, जूलियस सीजर की हत्या हो चुकी थी। रोम में केओस था। 3 लोग थे जो सत्ता चाहते थे, मार्क एंटनी, लेपिडस और एक नया लड़का ऑक्टेवियन, जो बाद में अगस्टस सीजर बना। मार्क एंटनी जोरदार था, पब्लिक स्पीचेस देता था, अपनी आर्मी का साइज बताता था, अपनी प्लान्स अनाउंस करता था, वो हर जगह जोर से बोलता था। ऑक्टेवियन वो चुप रहता था, ऑब्जर्व करता था। जब एंटनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, ऑक्टेवियन चुपचाप अलायंसेस बना रहा था। जब एंटनी इजिप्ट में क्लियोपैत्रा के साथ था, ऑक्टेवियन चुपचाप रोम में लोगों का दिल जीत रहा था। जब फाइनल बैटल आई, बैटल ऑफ एक्टियम 31 BC, एंटनी के पास ज्यादा शिप्स थी, ज्यादा सोल्जर्स थे, लेकिन ऑक्टेवियन जीता। क्यों? क्योंकि एंटनी ने बहुत ज्यादा रिवील कर दिया था। ऑक्टेवियन ने अपनी हर चाल खामोशी में चली थी। ऑक्टेवियन यानी अगस्टस सीजर रोम का पहला एम्परर बना और वो 40 साल से ज्यादा राज करता रहा। ये थी खामोशी की ताकत। अब एक ऐसे आदमी की बात करते हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, वॉरेन बफेट। बफेट के बारे में एक बात बहुत फेमस है, वो ओमाहा, नेब्रास्का में रहता है, वॉल स्ट्रीट से दूर, न्यूयॉर्क से दूर, मीडिया की चमक दमक से दूर। जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स टीवी पर आकर बताते हैं कि वो कहां इन्वेस्ट करेंगे, बफेट चुप रहता है। वो अपने मूव्स तब अनाउंस करता है जब वो मूव्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इतना कम क्यों बोलते हैं? बफेट ने जवाब दिया, अगर मैं बता दूं कि मैं क्या खरीदने वाला हूं तो प्राइस बढ़ जाएगी और मेरा फायदा कम हो जाएगा। खामोशी मेरा सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। ये मैकियावेली का वही फॉर्मूला था, जो जानता है वो नहीं बोलता, जो बोलता है वो नहीं जानता। आज बफेट की नेटवर्थ $130 बिलियन से ज्यादा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो जो नहीं बोलता। और अब अपने देश की बात करते हैं, एक ऐसी जोड़ी की जिसने इंफॉर्मेशन कंट्रोल को एक आर्ट बना दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, 321 BC। नंदा एम्पायर उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके पास विशाल सेना थी, धन था, ताकत थी। चाणक्य, जिन्हें नंदा दरबार ने अपमानित करके निकाल दिया था, वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने चुपचाप एक लड़के को तराशा, चंद्रगुप्त को। उन्होंने चुपचाप अलायंसेस बनाए, चुपचाप नंदा एम्पायर की हर कमजोरी को समझा, क्योंकि वो खुद उनके दरबार में थे। और जब वक्त आया तो नंदा एम्पायर एक के बाद एक ढहता चला गया। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा, राजा को अपने मन की बात उसी को बतानी चाहिए जिसे बताना जरूरी हो, और वो भी सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। माकियावेली ने यही बात इटली में कही, चाणक्य ने यही बात भारत में कही। दोनों ने एक ही सच देखा, खामोशी ही असली ताकत है। अब ये थियरी की बात नहीं, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी है। तुमने कभी नोटिस किया है, पहला सिनारियो, ऑफिस में तुम्हें एक नया आइडिया आया और तुमने उत्साह में आकर सबको बता दिया। अगले हफ्ते तुम्हारा कॉलीग उसी आइडिया को बॉस के सामने अपने नाम से प्रेजेंट कर रहा था। दूसरा सिनारियो, तुमने किसी दोस्त को बताया कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो। अगले दिन पूरे ग्रुप को पता था और उस लड़की को भी। तीसरा सिनारियो, तुमने किसी को बताया कि तुम जॉब चेंज करना चाहते हो। बात पहुंची बॉस तक और अचानक तुम्हारा नेक्स्ट प्रमोशन गायब हो गया। ये सब हुआ क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा बोला, जरूरत से ज्यादा रिवील किया और किसी को, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, तुम्हारे खिलाफ हथियार दे दिया। मैकियावेली कहता था, जो इंसान अपने प्लान्स छुपाना नहीं जानता वो कभी किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। खामोशी का दूसरा पहलू, स्ट्रेटेजिक लिसनिंग। लेकिन खामोशी का मतलब सिर्फ कम बोलना नहीं है। खामोशी का दूसरा और उतना ही पावरफुल पहलू है ज्यादा सुनना। जब तुम खामोश रहते हो, सामने वाला बोलता है, और जब वो बोलता है वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कमजोरियां, अपने डर, सब कुछ खुद ही रिवील करता जाता है। यही था अब्राहम लिंकन का सीक्रेट। वो अपने मिनिस्टर्स की
मीटिंग्स में ज्यादातर खामोश रहते थे, सबको बोलने देते थे, और जब वो बोलते थे तो उनके पास हर किसी की बात का जवाब होता था। उनके एक एडवाइजर ने लिखा था, लिंकन कभी बेकार नहीं बोलते थे। जब वो बोलते थे तो लगता था जैसे उन्होंने घंटों सोचकर वो एक लाइन तैयार की है। और यही था उनकी अथॉरिटी का राज, कम शब्द लेकिन हर शब्द का वजन। मैकियावेली ने इसे कहा था, सुनो ज्यादा, बोलो कम, और जब बोलो तो इस तरह बोलो जैसे तुम्हें पहले से सब पता था। रोम 44 BC। जूलियस सीजर की हत्या हो चुकी है, शहर में आग है, खून है, बदले की आग है। एक तरफ ब्रूटस था जिसने सीजर को मारा था, वो एक लंबी स्पीच दे रहा था, तर्क दे रहा था कि ये रोम के लिए जरूरी था। भीड़ उसकी बात सुन रही थी, मान भी रही थी। फिर आया मार्क एंटनी। उसके पास कोई बड़ा आर्गुमेंट नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन उसने एक काम किया। उसने सीजर का खून से सना हुआ कपड़ा उठाया और कहा, ये देखो, ये वो इंसान था जो तुम्हारे लिए जिया, और यही है उसका इनाम। भीड़ रो पड़ी, और कुछ ही देर में वही भीड़ जो ब्रूटस की तरफ थी, ब्रूटस के घर की तरफ दौड़ पड़ी। मार्क एंटनी ने कोई नई बात नहीं कही, उसने बस एक काम किया। उसने भीड़ की कमजोरी पहचानी, उनकी लॉयल्टी, उनका दर्द, उनकी जरूरत, एक हीरो की, एक नेता की, और उसी जरूरत से उसने पूरी भीड़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया। यही है मैकियावेली का तीसरा और सबसे खतरनाक फॉर्मूला, कमजोरी की साइंस। हर इंसान में क्या छुपा है? मैकियावेली ने लिखा था, हर इंसान के अंदर एक ऐसी जरूरत होती है जिसे वो खुद भी ओपनली नहीं मानता। जो उस जरूरत को पहचान ले, वो उस इंसान की चाबी हाथ में ले लेता है। ये जरूरतें जनरली 3 तरह की होती हैं। पहली, रिकॉग्निशन की भूख। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, उसे इंपॉर्टेंट समझे, उसकी तारीफ करे। ये सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल कमजोरी है। दूसरी, सिक्योरिटी की जरूरत, डर, नौकरी जाने का, रिश्ता टूटने का, अकेले रह जाने का। जो इस डर को समझ ले, वो उस इंसान को जब चाहे कंट्रोल कर सकता है। तीसरी, बिलोंगिंग की प्यास। हर इंसान किसी ग्रुप का, किसी मकसद का, किसी इंसान का हिस्सा बनना चाहता है। अकेलापन सबसे बड़ी तकलीफ है, और जो इसका इलाज दे वो हमेशा के लिए उस इंसान का हो जाता है। बात है 1804 की। नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक कॉर्सिकन गरीब घर का लड़का था, अब फ्रांस का एम्परर बनने वाला था। उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रांस की आर्मी, लाखों सोल्जर्स, थके हुए, कई बार हारे हुए, और सबसे बड़ी बात, उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं थी। नेपोलियन ने हर सोल्जर की कमजोरी पहचानी, रिकॉग्निशन की भूख। उसने एक नया सिस्टम बनाया, लेजियन दी ऑनर, यानी एक मेडल, एक छोटा सा रिबन, लेकिन उसने उसे ऐसा बनाया जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो। जब किसी ने उससे कहा, सर ये तो बस आयरन और रिबन है, इसमें क्या है? नेपोलियन ने जवाब दिया, इंसान आयरन और रिबन के लिए नहीं लड़ता, वो उस रिकॉग्निशन के लिए लड़ता है जो उसे दूसरों से अलग करती है, और मैं वही दे रहा हूँ। उन सोल्जर्स ने जो नेपोलियन के लिए किया, वो किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। नेपोलियन ने उनकी कमजोरी पहचानी, उनकी जरूरत को समझा, और उसी जरूरत से उन्हें ऐसा बांधा कि वो खुशी खुशी उसके लिए जान देने को तैयार थे। 1994, जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी फर्म में था, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम थी कन्वीनियंस। लोग चाहते थे कि सब कुछ आसान हो, घर बैठे मिले, कम कीमत पर मिले और भरोसेमंद हो। ये थी लोगों की कमजोरी। काश कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। बेजोस ने वही किया। उसने अमेज़न शुरू किया उसी जरूरत के जवाब में, और धीरे धीरे उसने उस जरूरत को इतना बड़ा बना दिया कि आज लोग अमेज़न के बिना जिंदगी नहीं सोच सकते। ये मैकियावेलियन फॉर्मूला का बिजनेस वर्जन था। लोगों की जरूरत पहचानो, उसे सॉल्व करो, और फिर उस सोल्यूशन के बिना उन्हें जीने मत दो। आज अमेज़न की वैल्यू $1.8 ट्रिलियन से ज्यादा है, और इसकी नींव थी एक इंसान की कमजोरी पहचानने की काबिलियत। हमने इस पूरी सीरीज में 3 फॉर्मूला सीखे। पहला, परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसा तुम उन्हें दिखाते हो। अपनी इमेज खुद बनाओ, वरना दुनिया बनाएगी। दूसरा, खामोशी और इंफॉर्मेशन कंट्रोल। जो ज्यादा बोलता है वो हारता है। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा, लोगों की कमजोरी पहचानो। हर इंसान के अंदर एक जरूरत है, जो उसे पहचाने वो उस इंसान की चाबी हाथ में ले लेता है। अगर इस पूरी सीरीज ने तुम्हें कुछ दिया हो तो कमेंट में लिखो, मैं जागा हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जीतूंगा।